नमस्ते बच्चों। अध्याय नंबर 3 के विषय में हम पढ़ रहे थे और हमने कल एशियाई जनसमूह के बारे में पढ़ लिया था कि विश्व का जितना संपूर्ण भूभाग है उसे 4 महासमूह के अंदर विभाजित किया गया है। एशियाई, यूरोपीय, अफ्रीकी और अमेरिकी। तो सबसे बड़ा जो जनसमूह था वो एशियाई जनसमूह था और उस जनसमूह के विभाजन के बाद हमने उसके अंदर देखा कि उसको भी 3 भागों के अंदर बांट रखा है, पूर्वी, दक्षिणी और पूर्व दक्षिण पश्चिमी, है ना। तो उसमें पूर्वी के अंदर जो है अलग अलग भाग थे। एक बार हम देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से विभाजन थे। उसके पूर्वी एशिया के अंदर जो थे चीन, जापान और कोरिया था और दक्षिण एशिया के अंदर सार्क के 8 देश थे और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर 2 प्रकार के द्वीपीय और स्थलीय द्वीपीय देशों के अंदर इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। स्थलीय देशों के अंदर वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद हमने इस मानचित्र के विषय के अंदर पढ़ लिया था कि किस प्रकार उसके बारे में बताया गया है और हमने एक प्रकार से चार्ट के माध्यम से भी, डायग्राम के माध्यम से भी देख लिया था कि कौन से देश का कितना प्रतिशत भाग है। इसके बाद आज हमें पढ़ना है कि यूरोपीय जो जनसमूह है, दूसरा विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह, उसके विषय के अंदर क्या क्या है। देखिए, यूरोपीय जनसमूह ये विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या समूह है। सबसे बड़ा तो कौन सा था? एशिया, वो जो है हमने कल पढ़ा। और दूसरे नंबर का कौन सा है? यूरोप। ठीक है। विश्व की जनसंख्या का 13% भाग जो है इस क्षेत्र में निवास करता है। कितना प्रतिशत भाग निवास करता है यहाँ पर? 13%। हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। ये 2013 के अनुसार है। ठीक है, 2013 की जो गणना है उसके अनुसार है। 2001 में थोड़ा कम था। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है रूस के बाद जर्मनी है, जहां 8.20 करोड़ लोग निवास करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो जनसंख्या समूह है, सबसे बड़ा जो जनसंख्या प्रदेश है वो तो है रूस और दूसरे नंबर पर जो है वो है जर्मनी। ये दोनों किसके हैं? यूरोपीय जनसमूह के 2 बड़े देश हैं, रूस और जर्मनी। जर्मनी और रूस। रूस में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूरोपीय देशों के अंदर और जर्मनी के अंदर दूसरे नंबर पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। यह जो जनसमूह है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आबाद है। मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या का निवास क्षेत्र है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कुल मिलाकर कौन से वाले जो आदर्श है, ना तो ज्यादा उष्ण कटिबंध के अंदर और ना ज्यादा शीत कटिबंध के अंदर, 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये जनसंख्या जो है निवास करती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिसकी सर्वाधिक जो सघनता है इसमें 40 से लेकर 60 तक में जो सर्वाधिक सघनता है उसका प्रतिशत जो है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोयला पेटी के सहारे पाया जाता है। यहाँ पर एक कोयला पेटी है। कोयला पेटी का मतलब एक क्षेत्र है जहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा निकाला जाता है। मतलब यहाँ वहाँ के जो खाने हैं, वहाँ पर कोयले के बहुत ज्यादा खाने हैं, वहाँ पर जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ की जो सघनता है, जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का जो वितरण है उस क्षेत्र में ज्यादा है। जो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर सक्रिय होती जाती है। मतलब पश्चिम के अंदर चौड़ा है, जैसे ये पश्चिम क्षेत्र है तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और ये पूर्वी क्षेत्र है तो इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर कम होती जाती है। पश्चिम के अंदर चौड़ी है और पूर्व के अंदर सक्रिय होती जाती है। इसके बाद हम देखें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों के समीप हो सका। इससे पहले यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार जो था कृषि थी। औद्योगिक विकास के कारण यहाँ की जनसंख्या का जीवन स्तर एशिया के स्तर की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। देखिए, एशिया जो है यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यहाँ पर औद्योगिक विकास जो है वो देरी से हुआ। हालांकि सभ्यताओं का जो पालना है वो एशिया को ही माना जाता है। जितनी भी विश्व के अंदर जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन सबका जन्म एशिया के अंदर हुआ। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का जो जीवन स्तर है, हमारी जो शिक्षा है, हमारे यहाँ पर मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है, चिकित्सा की व्यवस्थाएं, जन्म दर है, मृत्यु दर है, वो विभिन्न देशों से अपेक्षा कम है। ठीक है। तो वैसे तो 19वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर जब उत्तरार्ध में जब इसके समापन की ओर जा रहा था तब औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति से जो है नगरों के समीप इस जो यूरोपीय देश के जो कई सारे शहर हैं, इन शहरों के समीप जो जनसंख्या का प्रतिशत है औद्योगिकरण के कारण उद्योगों का बढ़ना हुआ, कच्चे माल की आपूर्ति होने लगी, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलने लगा
और वहां पर श्रमिक भी आने लगे, कुशल और अकुशल श्रमिकों के आने के कारण वहां पर जो है जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा, तो उससे सघनता भी वहां पर आई। पहले ये लोग क्या करते थे, औद्योगिक क्रांति से पहले जीवन यापन के लिए कृषि का कार्य करते थे, लेकिन औद्योगिक विकास के कारण यहाँ पर जो जीवन स्तर है वो इससे जीवन स्तर से बढ़ गया। औद्योगिक विकास हुआ, हर व्यक्ति को रोजगार मिला, बेरोजगारी खत्म हो गई, गरीबी खत्म होती चली गई, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर लोगों की जो प्रतियोगी आय है वो बढ़ गई। ओके, इसके बाद यूरोपीय जनसमूह की कुछ विशेषताएं देखिए। यूरोपीय जनसमूह की कुछ विशेषताएं, यहाँ सघन जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में बसती है। जो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या है उसमें से अधिकांश जो प्रतिशत है वो कहाँ पर रहता है, मैदानों के अंदर रहता है, क्योंकि मैदानों के अंदर परिवहन की सुविधाएं रहती है, भवन निर्माण संबंधी जो सामग्री है वो भी यहाँ पर आसानी से लाई जा सकती है। दूसरा, समशीतोष्ण जलवायु बहुत उपयोगी और सुविधाजनक है। 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री के मध्य तो समशीतोष्ण, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा समान, शीत और उष्ण के समान। समशीतोष्ण का मतलब क्या हो गया, शीत और उष्ण के समान की जो जलवायु है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, मतलब बीच की। ठीक है, ऐसी जलवायु यहाँ पर जो उपयोगी है और सुविधाजनक है लोगों के जीवन यापन करने के लिए। यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियों के द्वारा लाई हुई कांप और लोहे प्रकार की जो मिट्टी है वो कृषि कार्य के लिए उन्नत है। उन्नत कृषि यहाँ पर होती है, आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न करती है। अनेक प्रकार की भोजनादि फसलें, भोजन से संबंधित जितनी भी फसलें वो भी यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है और जलवायु किस प्रकार की है, सुविधाजनक और उपयोगी है, समशीतोष्ण प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं, जौ, जई, मक्का, सब्जी, फल आदि जो चीजें हैं जो खाने के लिए काम में आती है, जो भोजन में काम में आती है, वो यहाँ पर उत्पादन होती है। तो यहाँ की जो जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है खाद्य आपूर्ति का, वो स्वयं यही उत्पादन होता है और वहीं से इसकी आपूर्ति हो जाती है। इसके बाद निर्माण उद्योग द्वारा जनसंख्या पूर्ति की क्षमता 10 गुना बढ़ गई है। जो ही यहाँ पर 19वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक विकास होता है, तो औद्योगिक विकास होने के साथ ही क्या होता है, यहाँ पर जनसंख्या के पोषण के लिए सब लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो सभी आराम से पोषित हो रहे हैं। और औद्योगिक विकास के कारण उनकी जो क्षमता थी, जितनी उनकी आय थी, वो आय जो है वो कितनी बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई है। मतलब निर्माण उद्योग के द्वारा कच्चे माल से, मतलब द्वितीय उद्योग के अंदर आता है निर्माण उद्योग, कच्चे माल से तैयार माल बनाना, जैसे गेहूं को जो है उसको पीसना, उससे आटा वगैरह बनाना, बिस्किट वगैरह बनाना, या कच्चे माल से जैसे सीमेंट वगैरह हो गया उसको बनाना, कंक्रीट से मकान का बनाना, भवन निर्माण संबंधी सामग्रियां जितनी भी हो गई, या वो पैकिंग के सामान जो हो गए, वो सब किसके अंदर आते हैं, निर्माण उद्योग के अंदर आते हैं। और निर्माण उद्योग की शुरुआत होने के साथ साथ क्या हो, लोगों की जो आय थी या उनकी जो पोषण की जो क्षमता थी वो 10% तक बढ़ गई है। 10 गुना उसके अंदर जो है बढ़ोतरी हो गई है। यूरोप की वाणिज्यिक संस्कृति भी है। यहाँ की जो संस्कृति है किस प्रकार की है, वाणिज्यिक है। हर व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति को रोजगार है। वाणिज्य का मतलब व्यापार से संबंधित है। विश्व का 75% जलपोतीय भार यूरोपीय जहाज लाते और ले जाते हैं। विश्व के अंदर जितना भी महासागरों के अंदर जहाजों के द्वारा या जल परिवहन के माध्यम से माल को इधर उधर लाया जाता है, उसके अंदर से 75% जो माल को इधर उधर लाने का कार्य है कौन करता है, यूरोप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपीय जहाज जो है उसका बेड़ा इतना बड़ा है और उनके पास इतना कार्य है कि विश्व के जितना जो कार्य होता है उसका 75% जलयान से लेके या फिर जल परिवहन से संबंधित जितना कार्य है कौन करता है, यूरोप करता है। यूरोपीय औद्योगिक प्रदेशों में कृषि की अपेक्षा उद्योग का विकास अधिक होने के कारण ये देश अपना भोजन और कच्चा माल दूसरे देशों से आयात करते हैं और उसके बदले में पक्का माल निर्माण करते हैं। देखिए, जब किसी भी देश की बात होती है या वहाँ का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, या वो विकसित है या अविकसित है या अल्प विकसित है, किस प्रकार का है या विकासशील है, इन सब चीज़ों के मापदंड के लिए वहाँ पर तय किया जाता है कि वहाँ पर कौन सी श्रेणी के जो व्यवसाय हैं उसके अंदर ज़्यादा लोग संलग्न हैं। व्यवसाय प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम 5 भागों के अंदर व्यवसाय जो है उनको विभाजित किया गया है। मानव व्यवसाय के नाम से हमारा एक चैप्टर भी है, उसको हम पर्सनली वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत उसको यहाँ देख लेते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर जिस देश में ज्यादा लोग निवास करते हैं या ज्यादातर लोग जिसके अंदर काम करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंदर, तो उससे प्राथमिक व्यवसाय से जो है वहाँ की अगर ज्यादा लोग प्राथमिक व्यवसाय में काम कर रहे हैं मतलब वो देश क्या है, अविकसित है।
प्राथमिक व्यवसाय की अपेक्षा द्वितीय जो सेक्टर है उसके अंदर अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो विकासशील है, और द्वितीय की अपेक्षा भी तृतीय और चतुर्थ में इसमें अगर ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं तो वो जो जनसंख्या का प्रतिशत है या उस देश का जो विकास है वो क्या है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अब ऐसा ही यहाँ पर क्या है, औद्योगिक विकास हुआ, वाणिज्यिक संस्कृति है, विनिर्माण उद्योग का बोलबाला है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जितना कच्चा माल है भोजन से संबंधित वो ये दूसरे देशों से आयात कर लेता है, क्योंकि कृषि कार्य यहाँ पर कम होने लगा है। विनिर्माण उद्योग का बोलबाला हुआ है, तो कृषि कार्य कम होने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज्यादातर या यहाँ के लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति के लिए जो भोजन आता है वो दूसरे देश से आयात करते हैं, और कच्चा माल जो है यहाँ से जो तैयार माल होता है विनिर्माण उद्योग के माध्यम से वो दूसरे देशों को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा जनसमूह है वो है अमेरिकी जनसमूह। ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, पहला तो एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह के अंदर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए इसका सबसे सघन आबादी वाला जो प्रदेश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का महान झील, ग्रेट झील वाला जो क्षेत्र है, ग्रेट लेक वाला जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके पूर्वी भाग यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पूर्वी भाग दोनों के अंदर स्थित है। इस प्रदेश की जो संख्या है या इस प्रदेश की जो अस्तित्व की जनसंख्या है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से के पूर्व में है। देखिए अब तक हमने जितनी बात की वो अक्षांशों की, देशांतर की हम देखते हैं, जैसे ये है हो गया, तो इसमें जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, इससे इधर जितने भी हैं वो पूर्व के अंदर, और इसके इस तरह का मतलब इसमें है पश्चिम की, ठीक है। तो अमेरिका जो है उसकी स्थिति वैसे हमें देखने को मिलती है इस तरह से। यहाँ पे यूरोप की इधर है, एशिया इधर हो गया, और ये अफ्रीका वाला पार्ट, ऑस्ट्रेलिया लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, पश्चिम 100 डिग्री पश्चिम के पूर्व में ये 100 डिग्री हो गई, जैसे मान लीजिए, छोटा होगा थोड़ा बड़ा है, ये 0 डिग्री, 0 से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा। जैसे मान लो ये 100 डिग्री आ गया, तो इधर से 100 डिग्री इधर, तो ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, कौन सा देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ठीक है। अब इस पश्चिमी देशांतर के भी पूर्व की ओर, इससे इधर जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है, 80% जनसंख्या 100 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर है। इसका विस्तार कहाँ है, अक्षांशों के आधार पर अगर हम देखें तो अक्षांशों के आधार पर जो उसका विस्तार है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 0, ये 23.5, ये 66, तो ये लगभग 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री के मध्य जो यहाँ है, यहाँ जनसंख्या की जो सघनता है वो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ये विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। सबसे नवीन है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो खोज है कोलंबस ने की, और भारत के अंदर यहाँ पे इसके आसपास के जितने देश हैं वहाँ के लोग यहाँ पर जाके प्रवास के कारण रहने लगे। एक बार हम देखते हैं इसके बारे में। इसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ है, सबसे नवीन विकसित है। और इसका विकास कैसे हुआ, यूरोपीय जो जनसंख्या है उसका प्रवास यहाँ पर हुआ, वो लोग यूरोप वाले क्षेत्र को छोड़ के अमेरिका के अंदर जाके बसने लगे, उससे इसका विकास हुआ है। अब कोई व्यक्ति अगर अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है तो वो थोड़े ज्यादा विकसित तो होंगे, उनके पास पर्याप्त संसाधन होंगे, उनकी आय भी ज्यादा होगी, तो ये जनसंख्या जो है इसका कुल जनसंख्या का 90% भाग यूरोप से आए। यहाँ जितनी जनसंख्या है उसमें 90% जो लोग यहाँ पर हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, यूरोप से आए हुए हैं। अब देखिए जितने लोग आए उन सबकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो यहाँ का जो विकास होगा किस प्रकार का होगा, नगरीय है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो नगरीय है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में कम लोग रहते हैं, यहाँ पर नगरों में रहते हैं। ये जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित एवं संपन्न है। यूरोप के अंदर जितने ज्यादा लोग ज्यादा संपन्न थे वो अपने क्षेत्र को वहां पर, क्योंकि वहां पर जनसंख्या का क्षेत्र बढ़ता गया, क्षेत्र जो है वहां पर भूमि वगैरह जो है वो कम होने लगी, तो लोग यहाँ रहने लगे। जिसके पास ज्यादा पैसा था वो लोग यहाँ आने लगे, तो उससे किस प्रकार के हो गए, जो यूरोप है उससे भी ज्यादा संपन्न और उससे भी ज्यादा विकसित जो लोग हैं वो कहाँ आकर रहने लगे, अमेरिका के अंदर आकर रहने लगे। और अमेरिकी जनसमूह जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण है। यहाँ की जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण क्यों है, क्योंकि यहाँ का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रण में है। साथ ही बाहरी देशों के प्रवास से भी प्रतिबंध लगाया गया है। हम देख सकते हैं कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले अमेरिका जाने के लिए उनको वीजा नहीं मिला था, लेकिन
बाद में उनको वीजा दिया गया। तो इतने बड़े जो एक किसी देश प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री है और वो किसी बाहर के देश में जाना चाह रहा है कुछ दिनों के लिए घूमने भी, तो उसको अगर वीजा नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ परमानेंट रहने के लिए तो किस प्रकार से वहाँ पर शायद हो सकता है दिया ही नहीं जाता हो, तो यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित है इस पे बाहरी देशों से आके अप्रवास करने वाले लोगों के ऊपर। इसके बाद हम जनसंख्या घनत्व को पढ़ेंगे कि जनसंख्या घनत्व की जो है कायिक विधि कौन सी है, गणितीय विधि कौन सी है, उसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देखेंगे। अपने सुझाव जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।